हेलो दोस्तों, आज मैं प्राची के साथ आपको आज की स्टोरी बोलोगी। फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी मेला। अपने कंप्यूटर के पिक्चर फोल्डर में कैद तस्वीरों को वो ध्यान से देखने लगा। शिमला टूर के बर्फ से भरे पहाड़ थे तो जैसलमेर के रेत भरे छोटे छोटे टीले। इस फोल्डर में एक तरफ मनाली की खूबसूरत वादियां कैद थीं, तो दूसरी तरफ गोवा के समुद्र तट पर अटखेलियां करती जिंदगी की रंगीनियां। एक एक तस्वीर कहीं न कहीं संपन्न जीवन शैली की गवाह थी। फिर भी जब उन तस्वीरों को ध्यान से देखते तो लगता सब कुछ होने के बाद भी इनमें सूनापन है। आदमी की भूख को खूबसूरत नज़ारों, 5 स्टार होटल के टेबल पर सजे खाने या जीवन की रंगीनियों से नहीं मिटाया जा सकता। सच तो यह है कि आदमी क्या चाहता है, यह वह भी नहीं जानता। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यह खिलौना अब उसे खुशी देने में नाकाम है। 12 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 7-8 घंटे तो वह इस कंप्यूटर से चिपका रहता है। अचानक उसने सोचा, क्या हमारा जीवन आज इतना एकाकी हो गया है कि हमें बातचीत करने के लिए भी अजनबियों की ज़रूरत पड़े। उसने बैठे बैठे ही रिवॉल्विंग चेयर पर अंगड़ाई ली और चेंबर के बाहर झांका तो देखा रामदीन सिर झुकाए खड़ा था। ओह, तो क्या 7 बज गए और घर चलने का समय हो गया। रामदीन का नियम था कि वह 7 बजे गाड़ी लगाकर साहब के केबिन के सामने बैठ जाता। कहता कुछ नहीं और शिखर समझ जाता कि काम खत्म होने से रहा, अब चलना चाहिए। हाँ, ज्यादा ही जरूरी होता तो वह रामदीन को कह देता कि आप घर निकल जाए, आज मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि रामदीन ने शिखर को अकेला छोड़ा हो। वह कहता, साहब मुझे भी जल्दी घर जाकर क्या करना है। और उसका यह जवाब सुन शिखर मुस्कुरा देता। शिखर रामदीन से इतने दिनों में काफी घुल मिल गया था। अचानक शिखर ने रामदीन को इशारा किया। नियम के अनुसार रामदीन ने शीशे का दरवाजा खोला, ब्रीफकेस में लंच बॉक्स रखा और एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में ब्रीफकेस उठाकर चल पड़ा। इससे पहले कि रामदीन बाहर निकलता, शिखर ने कहा, रामदीन क्या आज तुम मुझे कोई नई जगह घुमा सकते हो। रामदीन सोच में पड़ गया। साहब, इस शहर का कोई भी होटल, शॉपिंग मॉल या क्लब आपसे छूटा नहीं है। तभी तो तुमसे कह रहा हूँ कि क्या कोई नई जगह दिखा सकते हो। ऐसी जगह जहाँ जिंदगी सांस लेती हो, क्योंकि होटल हो या शॉपिंग मॉल, ये सारी जगहें बेजान मशीन की तरह हो गई हैं। इनमें एक सा स्वाद है। रहे क्लब्स तो वो भी बस दिखावट के अड्डे भर रह गए हैं। रामदीन, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी इतनी कम उम्र में सूनापन आ गया था। रामदीन ने शिखर की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया था। बोला, साहब बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, आप कुछ अलग देखना चाहें तो एक जगह है, पर वह आपके स्टैंडर्ड की नहीं है। वहाँ हम जैसे लोग ही जाते हैं। शिखर सोच में पड़ गया। फिर बोला, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही। यह छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। रामदीन का साहस थोड़ा बढ़ा। बोला, साहब शहर के बाहर रामलीला ग्राउंड में मेला लगा है। आप कहें तो घुमा लाऊं, लेकिन अकेले नहीं। आप मेम साहब को भी लेंगे तभी घूमने का मजा आएगा। शिखर मेले के नाम से ही जैसे खोसा गया। मेले में चरखी वाला झूला, टोपी से फूल निकालने वाला जादूगर, गुड़ की मिठाइयाँ, हाँ हाँ, वह जोर से हंसा। कितने मेले तो देखे हैं उसने बचपन में। उसके घर के बगल में ही तो था मेला ग्राउंड और गर्मी की छुट्टियों में शाम होते ही जैसे कोई ताकत उसे मैदान की तरफ खींचना शुरू कर देती और जब टिकट के पैसे न होते तो वह मेले के बाहर ही खड़ा होकर भीतर के नज़ारों को महसूस करता। शिखर को चुप देखकर रामदीन बोला, साहब घर चलिए। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मेला भी कोई घूमने की चीज़ है आज के ज़माने में। शिखर गंभीर होते हुए बोला, रामदीन सचमुच मेला इस जमाने में भी देखने की चीज़ है। रुको, मैं फ़ोन कर देता हूँ घर पर और आज मेला देखने ही चलते हैं। हेलो हेलो, सुनो, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। आज हम लोग अनोखी जगह घूमने जा रहे हैं और हाँ, सिंपल कपड़े ही पहनना। क्रेडिट कार्ड और पास की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े पैसे रख लेना, काम चल जाएगा। पहेलियाँ मत बुझाओ शिखर, ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। उधर से श्रुति की आवाज़ सुनाई दी। शिखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें मेला दिखाने ले जा रहा हूँ। तुम भी कमाल करते हो शिखर, अब इस उम्र में मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। कहते हैं जिंदगी ही एक मेला है, तो इस उम्र में मेला देखने में हर्ज क्या है।
शिखर जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो गाड़ी का हॉर्न सुन श्रुति को बाहर निकलते देख चौंक गया। वह एक साधारण सी सूती साड़ी में अत्यंत सौम्य लग रही थी। उसका यह रूप देख शिखर मुस्कुराए बिना न रह सका। क्या भाई, आज मेरी चाय भी मारी गई इस मेले के चक्कर में, कहते हुए शिखर ने कार का दरवाजा खोल दिया और भीतर एक हल्की हंसी गूंज उठी। अब तक रामदीन को जोश आ चुका था। साहब, आज चाय मैं पिलाऊंगा मुखिया ढाबे की, आप और मीम साहब बस बैठे रहना, मैं गाड़ी में ही ले आऊंगा। नोक झोंक में पता ही न चला कि कब हाईवे छोड़ कस्बे का टर्न आ गया और जब कस्बे के मोड़ पर गाड़ी रुकी तो रामदीन चाय लेने चला गया। साहब कहते हैं, जिसने मुखिया के ढाबे की चाय नहीं पी, समझो उसने कुछ नहीं पिया। शिखर ने चाय ले ली और एक कुल्हड़ श्रुति की ओर बढ़ाते हुए जैसे ही पैसे के लिए पर्स निकाला, रामदीन बोला, साहब यह चाय हमारी तरफ से, आप हमारे मेहमान हैं। शिखर की लाख कोशिशों के बाद भी रामदीन ने चाय के पैसे नहीं लिए। चाय वाकई लाजवाब थी और मिट्टी के बर्तन में होने के कारण एक सोंधी खुशबू उसमें से उठ रही थी, जो भीतर तक शिखर को तरोताजा कर गई। रामदीन ने गाड़ी आगे बढ़ाई और 10 मिनट में कस्बे के रामलीला ग्राउंड के सामने लाकर रोक दी। देखकर ही पता चल रहा था कि यह आम आदमी की जगह है। लोगों की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत धक्का मुक्की और अव्यवस्था कहीं नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़े परिवार के परिवार घूम रहे थे और जीवन के हर रंग का आनंद उठा रहे थे। वे जब 5 रुपए का गुब्बारा या 7 रुपए की पिपेरी भी खरीदते तो रुपए 2 रुपए का मोल भाव कर लेते। इसके बाद छोटे छोटे खिलौनों को बच्चों को सौंपते हुए अजीब सी तृप्ति की अनुभूति होती उन्हें। बच्चे भी खिलौने पाकर ऐसे खुश होते जैसे उन्हें मांगी मुराद मिल गई हो। कितना फर्क है इस मेले और शॉपिंग मॉल की भीड़ में, जहां 50% डिस्काउंट के बाद भी सामान खरीदने का कोई सुख नहीं है। अचानक शिखर ने श्रुति का हाथ पकड़ा तो वह तंद्रा से जागी, छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। श्रुति ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। शिखर हंसने लगा, यहाँ हमें जानने वाला कौन है, चलो झूला झूलते हैं। जोर से हंसी श्रुति, और तुम्हें चक्कर आ गया तो? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे झूले में चक्कर आता है। अरे यहाँ क्या है? वो श्रुति का हाथ पकड़ एक रिंग की स्टॉल की ओर बढ़ते हुए बोला, सुनो भैया, एक तरफ इनका और दूसरी तरफ मेरा नाम लिख दो। दुकानदार ने पूछा, जी क्या नाम लिखूं? तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों रे कलुआ, तू हमारी मीम साहब को नहीं जानता? लिख श्रुति मीम साहब और बड़े साहब। अपना नाम सुनकर श्रुति चौंकी। पीछे देखा तो उसकी कामवाली खड़ी थी। अरे तेरी तो तबीयत खराब थी और तू यहाँ मेले में घूम रही है, श्रुति ने उसे डांटते हुए कहा। सारी मीम साहब, हमें क्या पता था कि आप मेले में मिल जाएंगी, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। श्रुति ने हंसते हुए पर्स से 50 रुपए निकाले और देते हुए बोली, ले रख इसे और जाकर मेला घूम। उधर देखा तो शिखर अपने और श्रुति के नाम वाली रिंग बनवा बेहद खुश था। देखते देखते श्रुति ने भी मेले से ढेर सारी चीजें खरीद डाली, रोजमर्रा के सस्ते बर्तन, चूड़ी, बिंदी और न जाने क्या क्या। शिखर भी मेले के रंग में पूरी तरह डूब चुका था। वो कभी एयर गन से निशाना लगाता तो कभी बॉल से ग्लास गिराने की कोशिश करता। भरपूर खरीदारी के बाद भी देखा तो खर्च सिर्फ 7 या 800 रुपए हुए थे, जितने में शायद एक ब्रांडेड शर्ट ही आती। 1-2 घंटा घूमकर जब वे दोनों मेले से बाहर निकले तो रोजमर्रा के तनाव से बहुत दूर जा चुके थे। क्या नहीं देखा था उन्होंने मेले में बोलने वाले सांप से लेकर ताश के जादू तक। भीतर जाने पर सांप के पिंजरे पर लिखा था, यह अपनी जुबान में बोलता है, आप उसकी जुबान जानते हैं तो समझ सकते हैं। वहीं जादूगर कहता, साहब सब नजर का फेर है, पकड़ने वाले को 500 का नकद इनाम, और फिर बातों में ऐसे उलझाता कि हाथ की सफाई कोई पकड़ ही नहीं पाता। जब वे गाड़ी में बैठे तो सोचने लगे कि हम अपनी सरल जिंदगी को दिखावे के चक्कर में कितना भारी बना लेते हैं। पूरी गाड़ी छोटे छोटे सामानों से भर गई और रामदीन दोनों की खुशी देखकर गदगद हुए जा रहा था। अगली सुबह संडे था और जब शिखर बरामदे में आया तो देखकर हैरान रह गया कि श्रुति कल के लाए सामानों को आसपास छोटा मोटा काम करने वालों में बांट रही थी। किसी को खिलौना देती तो किसी को चूड़ी बिंदी। वह एक एक चेहरे की खुशी देखती और निहाल हो जाती।
सच है, जो सुख बांटने में है, वह संग्रह करने में नहीं। और जब उसने पीला कुर्ता रामदीन की ओर बढ़ाया, तो उसकी आंखें छलक आईं। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भर्राए गले से रामदीन बोला। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल ड्राइवर भर नहीं, इस घर के किसी सदस्य की तरह है। और फिर बोला, बेटा, तुमने आज मेले के सही अर्थ को समझा है। यदि बाहरी मेले से हम हृदय में उमंग और खुशी के असली मेले को जगा सके, तो समझो घूमना फिरना सफल हो गया। वरना पहाड़ पर घूम आओ या शॉपिंग मॉल में, सब निरर्थक है। और अब शिखर रामदीन की सरल भाषा में कही हुई बात का जिंदगी के मेले के संदर्भ में गूढ़ अर्थ ढूंढने लगा था।